कोई ये व्यक्ति ये कहे कि भाई हमारे साथ में चलो हम चलेंगे, मैं हो सकता है किसी का अनुसरण कर सकता हूँ, आप अगर बाबा साहब को मानते हैं आपका अनुसरण करूँगा, लेकिन जब आप व्यभिचारी बनेंगे, जब आप दिशा भ्रमित होंगे, आप नैतिक तौर पे कमज़ोर होंगे, तो मुझे नहीं होना। क्योंकि मैंने कहा ना कि अपने महापुरुष का अनुयायी हूँ, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ। मैं अपने महापुरुष के रास्ते पर चलता रहूँगा, जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों पर काम करता रहूँ। हजारों मनवादियों से भी खतरनाक है एक नकली अम्बेडकरवादी, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? हाँ, बिल्कुल इस बात को कह सकते हैं कि हजारों मनवादियों से खतरनाक एक अम्बेडकरवादी है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी नकली अम्बेडकरवादी। आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मुझे एक तमाम जनमानस एक मतलब अगुवाई के ज़रिए से मुझे देखता है। अगर मान लीजिए मैं पथ भ्रमित हो जाऊंगा तो उतने लोगों का सत्यानाश तो कम से कम मैं अपने हिस्से से कर दूंगा। अब कहीं ना कहीं अभी ऐसे और भी बहुजनों के मंच लगते हैं जहाँ पे सीधे रूप से मनवादियों को गाली दी जाती है। कहाँ तक ये मतलब सही है? मैं बिल्कुल कतई गाली देना पसंद नहीं करता। उसका कारण यह है, मुझे शायद गलत कह भी सकते हैं आप, लेकिन मैं विशुद्ध रूप से ये बात मानता हूँ। अलीगढ़ से चल कर के आज नगला हुलसा गांव में पहुंचे, जो 7 दिवसीय बौद्ध कथा का आयोजन किया गया है। सूरज राही जी इसके आयोजक हैं और इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और हमारे साथ में सेठी जी भी हैं, रिंकू सेठ जी भी हैं, जो कि इस पूरे कार्यक्रम का पूरा देख रेख और उनके अधीन में ये कार्यक्रम चल रहा है। काफ़ी औचित्य भाषण दिया डॉक्टर साहब ने और एजुकेशन में कहीं पीछे नहीं है। और ये एजुकेशन जो उनके पास जो आई है सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब के बदौलत, ये एजुकेशन जो कि बाबा साहब के लिटरेचर को पढ़ने के लिए ये पूरी डिग्रियां इन्होंने अपने अर्जित की हुई है। हालांकि पेशे से डॉक्टर हैं, मगर पॉलिटिकल भी इनका माइंड और सोशल भी माइंड है और हर प्रकार से मतलब कि इनका माइंड परिपक्व है। आपका स्वागत है आवाज़ भारत पे। और आपने जो लोगों को शिक्षा से ले करके और उनके दशा और दिशा को निखारने का काम किया, ये सब चीज़ें कहाँ से आपने अर्जित की है? देखिए, मैंने जैसे बोला है कि मनुष्य के पास में एक तो होता है मनोबल, और मनोबल के पीछे 2 बल और होते हैं, एक है भौतिक और दूसरा है वैचारिकी। तो जैसे जैसे मेरे पास में अपने महापुरुष की वैचारिकी आती गई तो मुझे पता चला कि हाँ, कौन सी चीज़ें किस तरीके से होनी चाहिए। अब जैसे अभी आपने कहा कि मैंने जो एजुकेशन ली, अब जैसे हम जिम जाते हैं, लोगों को लगता होगा कि हम जिम जा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और बॉडी बिल्डिंग के बाद में हमें मिला कुछ नहीं। हमें मिला क्या कि हम कहीं पर ना मिस्टर इंडिया बन पाए, ना मिस्टर वर्ल्ड बन पाए। लेकिन एक बात तय है, अगर हम लगातार ईमानदारी से जिम के साथ में रहते हैं तो हमारी शरीर ज़रूर बनता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम अपने एजुकेशन को कंप्लीट करते रहते हैं तो देखिए, एजुकेशन पेट पालने का ज़रिया नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल विशुद्ध रूप से मानता हूँ। रही बात इस बात की कि मैं अपने महापुरुष के रास्ते पे चलता हूँ, मैं आपके इस चैनल के थ्रू ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं अपने महापुरुष का भक्त नहीं हूँ, मैं महापुरुष का अनुयायी हूँ। और अनुयायी समझने में सीधी सीधी बात है कि अनुयायी को ये पता है कि मेरी मंजिल कहाँ है और उसके पीछे उसका महापुरुष उसे कहाँ तक लेके गया है। अब मान लीजिए मुझे डॉक्टर अंबेडकर ने रास्ता जो बताया है तो निश्चित तौर पे मैं अपने बाबा साहब के रास्ते पे जा सकता हूँ। लेकिन अगर कोई ये व्यक्ति ये कहे कि भाई हमारे साथ में चलो हम चलेंगे, मैं हो सकता है किसी का अनुसरण कर सकता हूँ, आप अगर बाबा साहब को मानते हैं आपका अनुसरण करूँगा, लेकिन जब आप व्यभिचारी बनेंगे, जब आप दिशा भ्रमित होंगे, आप नैतिक तौर पर कमज़ोर होंगे, तो मुझे नहीं होना। क्योंकि मैंने कहा ना कि अपने महापुरुष का अनुयायी हूँ, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ। मैं अपने महापुरुष के रास्ते पर चलता रहूँगा, जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों पर काम करता रहूँगा। तो ये जो सारी ताकतें हैं निश्चित तौर पे मेरे अंदर जो आती हैं वो सब महापुरुष से आती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने ख़ास तौर पे युवाओं को जब ये महसूस करते हुए देखता हूँ कि बड़ा कमज़ोर होता है, परेशान होता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहने में मुझे कोई झिझक नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर आज भी मेरे बीच में ज़िंदा हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे बारे में अगर हमारा कोई बुज़ुर्ग है और वो ज़मीन का विवाद कैसे निपटा जाए उसके लिए वो एक वसीयत लिख के गया है तो हम फ़ौरन वसीयत खोलते हैं। लेकिन अगर हमारे महापुरुष बाबा साहब हमारे इस मुद्दे पर क्या बोलते तो ज़ाहिर तौर पर इतनी बड़ी वसीयत बाबा साहब लिख के गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस देश को सुंदर सा आइन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के रूप में दिया है। और मैं इस बात को आज कह सकता हूँ कि आज़ादी के 70-75 साल के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि बाबा साहब ने किसी भी तरफ पक्षधर होकर के कलम को झुकाया है तो मैं समझता हूँ कि उसने बाबा साहब के संविधान को ठीक से पढ़ा नहीं है।
हजारों मनवादियों से भी खतरनाक है एक नकली अम्बेडकरवादी, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? हाँ, बिल्कुल इस बात को कह सकते हैं कि हजारों मनवादियों से खतरनाक एक अम्बेडकरवादी है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी नकली अम्बेडकरवादी। आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मुझे एक तमाम जनमानस एक मतलब अगुवाई के ज़रिए से मुझे देखता है। अगर मान लीजिए मैं पथ भ्रमित हो जाऊंगा तो उतने लोगों का सत्यानाश तो कम से कम मैं अपने हिस्से से कर दूंगा। तो निश्चित तौर पे मुझे अपने नैतिक बल को बचाए रखने के लिए अपने चरित्र को भी बचाए रखना है। और ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अगर कोई शब्द बोले जाने हैं, मैं जैसे कहूँ कि भाई सब लोग पढ़िए, या मैं कह रहा हूँ कि भाई शराब, जैसे मैं मंच से कह रहा हूँ कि भाई शराब नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, तो इसके मतलब क्या है कि इन सब के नैतिक बल बन सकें। और अब आप मुझे 5 बजे के बाद देखें कि मैं दारू के पौए में बुक हो जाऊँ, तो अब मुझे बताइए नैतिक बल कहाँ से लाऊंगा? तो कहने का मतलब है जो मैं मंच से बोल रहा हूँ, क्या मैं वैसा हूँ? अगर मैं वैसा हूँ तो निश्चित तौर पर मंच से बोलता रहूँगा और सब लोग मेरी अगुवाई स्वीकार करते रहेंगे, जो भी मुझे स्वीकार करते हैं निश्चित तौर पर। क्या लगता है कि इस प्रकार के जो प्रोग्राम है जो सूरज राही जी पूरे गांव में मतलब घूम घूम कर कर रहे हैं, ऐसे लोग होने चाहिए? मैं सूरज राही जैसे देखिए मानवीय जो दायरा है, मैं डॉक्टर हूँ, तो इस वजह से ये बात बता सकता हूँ कि मनुष्य का बिहेवियर होता है और वो किसी चीज़ को समझने में सबसे पहली बात है वो ऐसे समझता है कि अगर हम किसी संगीत के माध्यम से कोई बात अगर समझाते हैं तो मनुष्य की नहीं, प्रत्येक, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति सही चाहे अनपढ़ व्यक्ति सही, वो प्रत्येक व्यक्ति उस चीज़ को वैसे समझता है। तो अगर मान लीजिए इस तरीके के आयोजन जो हो रहे हैं, ईमानदारी से बताइए आपने पूरा ये कवर किया है, पूरा आयोजन कवर किया है, इसमें कहीं पर भी कोई व्यभिचार की बात कही है कि हाँ साहब आपको ये करना चाहिए, चोरी करनी चाहिए? सारी बातें मनुष्य के नैतिक चरित्र को बचाए रखने के लिए। मगर डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं अभी ऐसे और भी भोजनों के मंच लगते हैं जहाँ पे सीधे रूप से मनवादियों को गाली दी जाती है, कहाँ तक ये मतलब सही है? मैं बिल्कुल कतई गाली देना पसंद नहीं करता। उसका कारण यह है, मुझे शायद गलत कह भी सकते हैं आप, लेकिन मैं विशुद्ध रूप से ये बात मानता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम है, मतलब मेरी माँ मेरे पिताजी को कभी कभी गुड्डू के पापा कहती हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे जो बड़े भाई हैं उनका नाम गुड्डू है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि वो मेरे पापा नहीं हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिविलेज मेरे भाई के पास में है, इस वजह से उनका नाम है। ठीक उसी तरीके से जिसे आप मनवाद या ब्राह्मणवाद कहते हैं, इस ब्राह्मणवाद में सबसे ज़्यादा प्रिविलेज ब्राह्मण के पास में है। लेकिन ये ब्राह्मणवाद जब तक पोषित है, जब तक कि और नीचे ब्राह्मण से नीचे जो जातियां हैं उसे जब तक घी तेल पानी दे रही हैं। इसका सीधा सा उदाहरण समझिए कि हमारी बारातें पिट रही हैं, दलितों की बारात पिट गई कि फलां आदमी ने, क्यों ना अगर ये बारात मान लीजिए किसी जाटव की बारात अगर किसी वाल्मीकि के घर जाएगी, किसी वाल्मीकि की बारात अगर किसी दिवाकर के घर जाएगी, मुझे बताओ कौन बारातें पीटेगा? मेरे कहने का मतलब ये है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ऐसा कहा है कि ये पेड़ लगाया ज़रूर है ब्राह्मण ने, लेकिन आज जो इसे पोषित कर रहे हैं वो ब्राह्मण के अलहदा जो नीचे की जातियाँ हैं वो भी पोषित कर रही हैं। और इसका सीधा सा फ़ायदा ये होता है कि अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो ये जो व्यवस्था है सिर्फ इस बात पर टिकी हुई है कि हमसे कोई नीचा है, बस इस बात पर टिकी हुई है। तो गाली देने का मैं इस वजह से नहीं समझता, क्योंकि अगर मेरे बारे में 4 बातें गलत कहोगे आपके, मतलब मैं व्यभिचारी हूँ, मैं शराबी हूँ, मैं ये हूँ, और मैं किसी एक बेहतर व्यक्ति के बारे में इतना कह दूँ कि हाँ ये ठीक व्यक्ति है, मैं मानता हूँ। इक्वलिटी की बात करते हैं, मगर आज भी कहीं ना कहीं अगर आर्थिक जगत में जाए तो वो दायरा है, अगर शिक्षा की बात कर रहे हैं वो दायरा है। अगर अमीर घर का बच्चा है तो अमीर अच्छे स्कूल में जाएगा, अगर गरीब घर का बच्चा है तो उसके लिए सरकारी स्कूल है। वैसे ही मतलब कि आर्थिक व्यवस्था और शिक्षा में व्यवस्था ऐसी इक्वलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, संविधान में लिखा हुआ है बिल्कुल 100% इक्वलिटी ही होनी चाहिए। बातें कहाँ हो रही है? नहीं, तो उसके लिए आपको बता रहा हूँ कि उसके लिए मैंने कहा ना कि जो बात आप समझ पाए हो, डॉक्टर अम्बेडकर यूँ ही नहीं कह रहे हैं कि गुलाम को गुलामी का एहसास कराओ, विद्रोह वो खुद करेगा। डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं टू एजुकेट, टू एजिटेट, टू ऑर्गेनाइज, और ये पूरा ऑटोनॉमस सिस्टम है। ये वैसा नहीं कि किसी दूसरे को आंदोलित करना है, मतलब सारी चीज़ें ऑटोनॉमस हैं। जैसे आप ये बात कह रहे हैं कि ये कहाँ है, इसका मतलब ये जानते हैं आप कि आपको ये पता है कि डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन आज भी है। तो ये बात, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के बाद अगर मैं कमरा लेने जाऊँगा सबसे पहले मेरी जात पूछी जाएगी, तो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। और इस जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये तय बात है कि आपका एजुकेशन लेवल ठीक सा होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यही है जो डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि शिक्षा दो,
अगर हम शिक्षा देंगे, सबको शिक्षा देंगे और दूसरा नैतिक मूल्य बचाए रखें। मैंने जैसे अभी कहा कि अगर मान लीजिए पूरे इस गांव में हुलसा में सारे लोग ये ऐसे हों कि जो कोई शराब न पीता हो, तो अब मुझे बताइए कोई आदमी जो गलत मानसिकता का व्यक्ति जो वोट लेने के आएगा, तो वो ये बताइए कि इनके मूल्य क्या होंगे? या तो पुस्तकें होंगी, या शिक्षा होगी, या रोजगार होगा, या फिर चिकित्सा होगी। कहने का मतलब सारी चीज़ें जो छुपी हुई हैं ना, वो सब सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में ही छुपी हुई हैं। क्योंकि जैसे ज्योतिबा फूले कह रहे हैं कि जब वो अपने किसी दोस्त के प्रोग्राम से निकाले गए हैं, बाहर आके देखते हैं कि जिस प्रोग्राम की बेहतर दावत उन्होंने छोड़ दी, उसी के बाहर जो पत्तल फेंके जा रहे हैं, कुछ जो अनटचेबल शूद्र हैं, वो उस मतलब पत्तल से खाना उठा के खा रहे हैं, तो वो बड़े द्रवित होते हैं। वो कहते हैं कि यार इनमें क्या है। तो वो ये बात समझ पाते हैं कि इसका मतलब इन्हें अपने मूल्य नहीं पता, इन्हें अपने भान नहीं पता। तो वो क्या कहते हैं, इनका एक ही कारण है, इन्हें पढ़ाऊँगा। तो अपनी पत्नी के साथ मिल कर के भी सिर्फ उन्होंने पढ़ाने का काम किया। तो अगर हम कोई और चीज़ मान रहे हैं, बाबा साहब का मिशन मान रहे हैं, बाबा साहब ने तमाम चीज़ें दे दी हैं और महापुरुष का मिशन देखिए ऐसा है, बुद्ध कथा आयोजन 7 दिवसीय है और इसमें आपने देखा है हमारा बैनर भी लगा हुआ है। बुद्ध कथा में संगीत ही नहीं, कुछ नए नए वक्ता डेली यहाँ आते हैं, कुछ न कुछ नया ज्ञान देके जाते हैं। तो हमारा तो बस ये हर साल का प्रोग्राम है कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में ऐसी जागरूकता आए जो बाबा साहब ने जो मेहनत की वो बीच में कहीं न कहीं हम लोगों से चूक हो गई या हमारे बुजुर्गों से चूक हो गई। बाबा साहब ने आगरा में मतलब 1956 में 18 मार्च 1956 को जब आए थे, तो बाबा साहब ने जो बड़े दुखी मन से कहा था कि मैं अपने पढ़े हुए समाज के लोगों से दुखी हूँ। वो इसलिए कहा था कि बाबा साहब का, अभी राही जी ने बताया था कि बाबा साहब का मिशन क्या था। बाबा साहब का मिशन राही जी ने बताया, लेकिन थोड़ा बता पाया। बाबा साहब का असली मिशन वो है, बाबा साहब ने सोचा था कि मेरी समाज के लोग अगर 10 डॉक्टर होंगे, 10 इंजीनियर होंगे और मतलब अलग पदों पे होंगे, डीएम होंगे, एसएसपी होंगे, तो मेरी समाज का उद्धार होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ अपना पेट भरने का काम किया। समाज में रहते हुए जब वो नौकरी पर रहे तब उन्हें समाज में ऐसे बदबू आई, जैसे ही नौकरी छोड़ के आए उन्होंने अपना चेहरा चमकाने का काम किया। ऐसे समाज के गद्दारों से मिशन नहीं चलता। बाबा साहब का यही मिशन था कि हमारे जो लोग आरक्षण के तहत नौकरी कर रहे हैं और हमारा जो 21% आरक्षण है उसके तहत नौकरी करें और अपनी आमदनी का हर माह 5% समाज हित में लगाएं। वो था असली मिशन। लेकिन इस मिशन से मेरे ख्याल से पूरे भारत में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपनी आमदनी का 5% तो छोड़ो 1% भी हर माह समाज के लिए लगा रहा हो। मगर रिंकू जी, जो आपने बात में एक वक्तव्य में अपने वो बोला है कि एक वाकई जो पहली पीढ़ी की जो बात कर रही है वो समझ में आ गया कि जो पहली पीढ़ी ने जो गलती करी है शायद सेकंड पीढ़ी ने भी करी है, और आज आने वाले जो युवा है उसको लेकर के आज भटक रहे हैं, है ना। तो क्या लगता है कि पहली पीढ़ी अगर वो पे बैक टू सोसाइटी अगर किया होता, अगर समाज में अगर वो एक बच्चा एडॉप्ट करके, क्योंकि आज देख रहे हैं कि मतलब रिक्शे वाले का बच्चा जो है रिक्शा चालक ही बन रहा है, गलती से कभी मतलब बाबा साहब के संविधान में जो आरक्षण मिला हुआ है वो IAS PCS बन जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं वो समाज में अभी भी विडंबनाएं बरकरार हैं। देखिए सर, ऐसा है कि वो क्या है कि ये समाज 2500 साल की गुलामी हम 2.5 सालों में नहीं काट सकते, 50 वर्षों में नहीं काट सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो बाबा साहब ने जो हमें दिया था कि मतलब हमारी समाज के तहत जो आरक्षण मिला है, उस आरक्षण के तहत अगर हम प्रयास करते अपनी समाज को पढ़ाने का, उनकी मदद करने का, तो शायद मेरे हिसाब से कि आज हमारा समाज बेहतर होता। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ अपना पेट भरने का काम किया। लेकिन बाबा साहब ने एक बात और कही, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बता सकती। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।